पूरी दुनिया के सामने हमें एक बहुत ही बढ़िया चेहरा दिखाना है। मना किसने किया है इस चेहरे को दिखाने से? लेकिन एक बात और भी है, क्या इस चेहरे को दिखाने के लिए जरूरी है कि हम गौरक्षकों को गुंडा कहें, मवाली कहें, आवारा कहें, उन्हें गालियां दें, उन्हें प्रताड़ित करें, उन्हें जेलों में भर दें, उन्हें अपराधियों की श्रेणी में ला करके खड़ा करके पूरे समाज के सामने उनकी छवि को कलंकित और धूमिल कर दें? लेकिन अगर हमें अच्छा ही चेहरा दिखाना है तो क्या हम इस तरह से नहीं दिखा सकते कि हम गौरक्षा की बात करें, हम हिंदू राष्ट्र की बात करें, हम सनातन और सनातनियों की बात करें, और हम एक और बात करें, आज जो गौरक्षा के लिए जो कुछ गिने चुने लोग सामने आ रहे हैं उनकी संख्या को हिंदू समाज में 100% कर दें। मेरा मतलब हर सनातनी को पीड़ा होनी चाहिए कि गौहत्या हो रही है, हर सनातनी को इस बात से पीड़ा होनी चाहिए कि मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूं, और इस क्रम में वह गौहत्या के खिलाफ गौवंश की रक्षा के लिए, गौरक्षा के लिए घर से निकल जाए। तो क्या हमारा चेहरा धूमिल हो जाएगा? क्या सिर्फ इतनी बात कर देने से हमारी संप्रभुता पे काले बादल मंडराने लगेंगे? कोई कतर जैसा छोटा देश, कोई पतर जैसा बड़ा देश, कोई अमेरिका, कोई फ्रांस, कोई कनाडा हमें आंखें दिखाएगा और हम उसकी घुड़की से दब जाएंगे? कहां गया हमारा वो वादा, कहां गई हमारी वो घोषणा कि हम आंख में आंख मिला करके बात करने वाले लोग हैं? तो ऐसे में उनके डर से या अपने यहाँ के विरोधियों, कम्युनिस्टों, कांग्रेसियों, सपाइयों, राजद के लोगों से डर करके, नेशनल कॉन्फ्रेंस से डर करके हम वो सब कुछ करेंगे जो हमें कदापि कतई नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर गौ सेवा, गौरक्षा और सनातन धर्म की स्थापना, हिंदू राष्ट्र की स्थापना से अगर हम अच्छा चेहरा बना सकते हैं तो इससे अच्छा चेहरा नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा कर दी है कि वे देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद। आपके मन में एक सहज जिज्ञासा होगी कि इतनी बड़ी खबर और कैसे इसे मैं ब्रेक कर रहा हूं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो खबर है वो कोडेड लैंग्वेज में है, उसे मैं डिकोड करूंगा। सबसे पहले मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो वार्ता में। और आपके मन में जो सहज प्रश्न है कि आखिर ऐसी घोषणा किस तरह से हुई, क्या स्वयं योगी आदित्यनाथ ने इसी भाषा का प्रयोग किया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसा बहुत बड़ा हिंट दे दिया कि मेरे बाद योगी आदित्यनाथ ही प्रधानमंत्री बनेंगे? या फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसा ऐलान कर दिया? या फिर बीजेपी अध्यक्ष ने कर दिया? नहीं, ना तो मोदी जी ने कहा, ना भागवत जी ने कहा, और ना ही जेपी नड्डा ने कहा। इस बात की घोषणा कोडेड लैंग्वेज में स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दी है, और इससे एकदम स्पष्ट कर दिया है कि अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए जो योग्यता है, उस योग्यता के साथ साथ जो स्वीकार्यता है, उन दोनों शर्तों को पूरी करते हुए योगी आदित्यनाथ ही अगले प्रधानमंत्री होंगे, जो या तो आज से 5 वर्ष बाद, जो अगले चुनाव के बाद हो, या फिर जिसकी इससे अधिक संभावना है मिड टर्म पोल की, क्योंकि चिराग का कोई भरोसा नहीं, चंद्रबाबू नायडू का भी कोई भरोसा नहीं आने वाले समय में, और जदयू का तो भरोसा कतई नहीं है, और बाकी के छोटे मोटे दल हैं उनका भी नहीं है। तो हो सकता है कि तोड़ फोड़ की आशंका के मध्य में मध्यावधि चुनाव हो जाए। लेकिन बात हम मध्यावधि चुनाव की नहीं कर रहे हैं, और ना ही 2029 के जो कह सकते हैं कि इलेक्शनियरिंग के या चुनावी रणनीति के मैं बात कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ ने कोडेड लैंग्वेज में, यानी कूट भाषा में, इस बात की घोषणा कर दी कि वे अगले प्रधानमंत्री होंगे। कैसे, इसी बात को हम डिकोड करेंगे। लेकिन पहले योगी आदित्य ने कैसे कहा, इस बात को हमें जानना होगा। आज भी आप गांव में देखते होंगे, गाय को भले ही कोई अपने घर में खिलाए ना खिलाए, लेकिन अगर कोई कसाई गाय की हत्या कर दे तो मुझे लगता है कि कोई सनातन धर्मावलंबी इसको बर्दाश्त नहीं करता। बंदर भले ही आपकी फसल को, आपके बाग को कितना ही नुकसान क्यों ना कर ले, लेकिन अगर कोई विधर्मी उस बंदर की हत्या कर दे तो आप उसको बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि कभी उसके पूर्वजों ने
हमारी परंपरा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने में योगदान दिया था। हनुमान जी ने माता सीता को ढूंढने में भगवान राम की भक्ति के लिए जो अपना जीवन लगाया था, उसके प्रति कृतज्ञता हम ज्ञापित करते हैं। मित्रों, यह थी घोषणा, यानी कोडेड लैंग्वेज में इसको अगर आप पढ़ेंगे और जब इसे डिकोड करेंगे तो जो भी सेंटेंस आगे बनेगा, जिन सेंटेंसेस का, जिन वाक्यों का प्रयोग योगी आदित्यनाथ ने किया है, उसके बाद जो भी सेंटेंस बनेंगे उसमें एक ही बात लिखी मिलेगी कि देश का अगला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाना चाहिए। मैं योगी आदित्यनाथ देश का अगला प्रधानमंत्री बनूंगा। मैं योगी आदित्यनाथ देश का अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बहुत बड़ा अवसर मिला, बहुत कार्य हुए, विकास के कार्य तो इतने हुए हैं जिससे आप कह सकते हैं उसमें बहुत कमियां भी हैं, लेकिन मेरा पैरामीटर जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उससे विकास की कतई नहीं रहती है। विकास एक प्री रिक्विजिट है गवर्नमेंट को चलाने की। जैसे हम जहां रहते हैं उसकी साफ सफाई, रख रखाव और वहां पर जो भी चीजें हों वो ऑर्डर में रहें, यानी लॉ एंड ऑर्डर में रहें। ये किसी भी गवर्नमेंट ऑफ द डे का जो है वो सबसे पहला कंडीशन है, प्रारंभिक शर्त है। लेकिन इसके बाद जो महती जिसको कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बड़ा एक दायित्व है गवर्नमेंट के कंधे पर, वो होता है सुरक्षा। सुरक्षा का मतलब सेनाओं का जो फिजिकल जो सिक्योरिटी है वो तो है ही है, उससे भी बड़ी जो सिक्योरिटी है, कहने का मतलब अगर एक राष्ट्र फिजिकली अगर सुरक्षित रह भी जाता हो लेकिन सांस्कृतिक रूप से अगर सुरक्षित रह जाता हो तो फिर वो देश फिजिकली सुरक्षित रहे या भाड़ चूल्हे में जाए, लेकिन उस सुरक्षा का कोई मतलब नहीं है। जब तक सांस्कृतिक मूल्यों की सुरक्षा नहीं होगी तब तक कोई मतलब नहीं है। इन्हीं सांस्कृतिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाया गया और मोदी भी इस बात को जानते थे कि मैं इसीलिए आया हूं। लेकिन पहले तो उन्होंने कहा कि मुझे पहला 5 वर्ष देश को दुरुस्त करने के लिए दिया जाना चाहिए, भ्रष्टाचार, विकास की गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए दे दिया गया। हुआ क्या? चलिए, अगली बार आपको दिया गया कि भाई चलो अब अगले बार में आप क्या क्या करेंगे, तो चलिए आपने कश्मीर वाला एक काम किया, लेकिन वो भी ढंग से नहीं हुआ। लेकिन जो सांस्कृतिक धरातल पर जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य, एकमात्र जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य मोदी गवर्नमेंट ने किया, जिसमें निर्विवाद रूप से मोदी सरकार का श्रेय है, वो है अयोध्या जी में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण। इससे कोई मतलब इसमें किंतु परंतु का कोई कहीं भी स्कोप नहीं है। लेकिन और जो बहुत सारी चीजें चाहिए थी, एक बार फिर से मैं इस बात को स्ट्रेस कर दे रहा हूं, सांस्कृतिक धरातल पर जो एकमात्र कार्य जो सबसे महत्वपूर्ण हुआ है, यानी जो चोटी का कार्य हुआ है, वो हुआ है श्री राम मंदिर का निर्माण, निसंदेह रूप से। लेकिन जब हम शासन की दृष्टि से जब नीचे उतरते हैं तो विकास, स्वच्छता, ये सारी चीजें अपरिहार्य हैं, आवश्यक हैं और इनमें बहुत कार्य हुए हैं, बहुत कुछ होने बाकी है। लेकिन ये जितनी भी बातें हैं, स्वच्छता हो, विकास हो, उन सबों में जो प्रायोरिटी होती है वो होती है रूल ऑफ लॉ की। रूल ऑफ लॉ का मतलब अपराधियों की इतनी हस्ती नहीं होनी चाहिए कि वो सीना तान के समाज में चल सके, एकदम नहीं होनी चाहिए। दंड का स्वरूप और न्याय की तीव्रता, ये दोनों इतने तीव्र और तीखे होने चाहिए कि एक भय सहज रूप में होना चाहिए, जिसका एक प्रतिरूप हमने उत्तर प्रदेश में देखा, आसाम में देख रहे हैं, और इन 2 राज्यों से प्रेरित होकर के कभी कभी मध्य प्रदेश अपना रूप दिखा देता है, कभी कभी राजस्थान, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं जो योगी आदित्यनाथ में है, जो मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा में है। तो मैं आज के उस स्पीच पर आ जाता हूं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जटायु संरक्षण केंद्र, यानी जहां पर भालुओं के संरक्षण के लिए एक केंद्र, एक सैंक्चुरी के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे, और उसी क्रम में उन्होंने गौरक्षा, वानरों की रक्षा,
वन्य प्राणियों के मन में एक आश्वस्ति हो कि नहीं भाई, हम सह अस्तित्व में रहेंगे। जो प्राणियों के लक्षण है, स्वभाव है कि कभी जरूरत पड़े तो हिंसा कर दें अपने भरण पोषण के लिए, उसको छोड़ करके उनके अंदर घृणा और द्वेष वाली हिंसा नहीं होती है। ऐसे में गौरक्षा की बात करना, गौरक्षा की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। वो क्या कह रहे हैं, आपने ध्यान से, आप इसको फिर से एक बार सुन लीजिएगा कि गौहत्या को देख करके कोई भी व्यक्ति, भले वो गाय को घर से निकल करके उनके संरक्षण के लिए गौशाला बनाए ना बनाए, उनकी सुरक्षा या उनकी खाने पीने की व्यवस्था करे या ना करे, लेकिन कोई विधर्मी, यदि कोई विधर्मी गौहत्या करता है तो फिर हर सनातनी का खून खौलता है। इन दिनों योगी आदित्यनाथ सनातन धर्म की बात बीते कई महीनों से, और विशेष करके जब एक बहुत बड़े षड्यंत्र के शिकार होकर के योगी ने ये देख लिया कि ये बीजेपी जो है राष्ट्रवाद का तो चोला ओढ़े हुए है, लेकिन इसके अंदर तो पूरी तरह से कांग्रेस से भी अधिक जलीलता भरी हुई है, जहां अपने ही मुख्यमंत्री जो एक अच्छा कार्य करके एक अच्छा उदाहरण और आदर्श प्रस्तुत कर रहा, उसी के खिलाफ एकदम पिल पड़ी है। तब इन्होंने फिर वो रूप दिखाया कि जो योगी और साधु होते हैं उन्हें सत्ता का लोभ नहीं होता। इस देश में अगर कोई चलेगा तो सनातन चलेगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि अभी जून महीने में रिजल्ट आया और आज इस सितंबर का महीना है। याद कीजिए 2014 में पहले ही, यानी तीसरे टर्म का ये पहला वर्ष है। 2014 में अपने पहले ही वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौरक्षकों को किस भाषा में संबोधित किया था? गुंडे, मवाली, आवारा, ये शब्द था। लिंचिंग को लेकर के ये शब्द कही गई। मैं इससे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि जब कभी भी गौ हत्यारे को मारा गया है तो लिंचिंग नहीं था। वो चिन्हित करके कोई भी हिंदू समाज का ऐसा युवक हो नहीं सकता या समूह नहीं हो सकता जो केवल अंधा एकदम किसी मुगालते में किसी को पकड़ करके हत्या कर दे। नहीं, एक एक इंसिडेंट, कई इंसिडेंट का तो मैं जानकार रहा हूं। मैं अभी उस ओर नहीं जाऊंगा क्योंकि व्यक्तिगत बातों को नहीं करूंगा, क्योंकि आज मैं मुद्दा दूसरे लेके चल रहा हूं। तो लिंचिंग, कहीं भी किसी का मॉब लिंचिंग नहीं हुआ है, चिन्हित किया गया है। मालूम है कि ये गौ हत्यारा है, गौकशी के लिए गाय को ले जा रहा है, और तब उसे पकड़ करके उसकी हत्या की गई है। ठीक है, हत्या एक ने एक की नहीं की, कई लोगों ने मिल करके की। इसे मॉब लिंचिंग नहीं कहते। मॉब लिंचिंग का डेफिनेशन दूसरा होता है, सडन आउटरेज, किसी बात को लेकर के जहां मिस्टेकन आइडेंटिटी से कोई काम हो जाए और यहां सडन एक आउटरेज से कोई दुर्घटना घट जाए, उसे मॉब लिंचिंग कहते हैं। जहां पर बहुत दिनों से प्लानिंग करके एक व्यक्ति का पीछा करके उसके आगे पीछे की जानकारी लेकर के कि ये आदमी बारंबार इसी रास्ते से गौवंश को ले जाता है और फिर इन मवेशियों को तस्कर करके या तो अन्य जगहों पे या फिर देश से बाहर भेजता है गौकशी के लिए, इस बात की पुख्ता जानकारी करके तब उसे धर दबोच करके चाहे उसको वहीं स्पॉट में मारा जाता है या फिर उन्हीं के उस खतरनाक नापाक कार में बैठा के जला दिया जाता है। मैं क्रूरता के समर्थन में नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ ये बात कहता हूं, वध और क्रूरता में अंतर है। क्रूर जब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विद्वेष या किसी गलत सिद्धांत मत कहिए, किसी गलत बात या किसी ऐसे कुविचारधारा के से प्रभावित होकर के करता है, तब होता है। यहां मैं बात कर रहा हूं धर्म रक्षार्थ यदि किसी की हत्या होती है तो हत्या करने वाले पर भी हत्या का दोष नहीं लगता, और जिसकी हत्या होती है वो अपराध भी नहीं होता उसकी हत्या से, क्योंकि वो वध है। इसीलिए लिंचिंग, मैं यह भी नहीं कहता हूं, अगर देश में अगर कानून की व्यवस्था ऐसी होती कि गौ हत्यारा यदि पकड़ा जाएगा, उस पर अगर गौहत्या गौकशी का मुकदमा चलने के बाद सिद्ध हो जाए कि इस व्यक्ति ने गौकशी की है तो उसे फांसी या आजीवन कारावास हो, तो फिर लोग क्यों बिना मतलब का अपने हाथ, फिर मैं कह रहा हूं रूल ऑफ द लॉ, फिर उसे पकड़ करके लोग पुलिस के हवाले करेंगे, मुकदमा चलेगा और फिर हम इंश्योर करेंगे कि उसे फांसी हो जाए। लेकिन देश में कहीं कानून है नहीं, इस तरह का कानून है नहीं कि, और पुलिस वाले चाहे वो हिंदू नामधारी हो या फिर यवन हो या फिर विधर्मी हो, उसे
कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौकसी हो रही है नहीं हो रही, अपवाद हर जगह होते हैं। उसे बस कुछ पैसे मिल जाएं, और चूंकि कानून का दबाव होता है, मुख्यमंत्री का दबाव होता है, समाज के सजग नागरिकों का दबाव होता है, तब वो क्या करता है, तब वो एक्शन लेता है। इतना ही अंतर है आज मोदी और योगी में। मोदी ने गौरक्षकों को आवारा, मवाली और गुंडा कहा था। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि यदि किसी हिंदू को जानकारी मिलती है कि गौहत्या हो गई है तो वो उस विधर्मी के प्रति बदले की भावना से खड़ा हो जाता है, विरोध नहीं, बदले की भावना से खड़ा हो जाता है। क्यों? ये एक तरह का लाइसेंस है। और फिर मतलब इतना डरना क्या, सिखों से डर गए, कंगना रनौत की इमरजेंसी बंद कर दी। कांग्रेस से डर गए तो फिर हर जातियों की चापलूसी करने लगे। ऑपोजिशन से डर गए तो मुसलमानों और पासमानदा करने लगे। विदेशियों से डर गए तो फिर अपने ही लोगों को गालियां देने लगे। नुपुर शर्मा का मुंह बंद कर दिए। इतना, और क्या दुनिया में ऐसे देश का एग्जाम्पल नहीं है? अगर लोगों को डेमोक्रेसी की हत्या होने से इतनी ही खड़बड़ाहट होती है तो फिर नॉर्थ कोरिया में क्या हो रहा है? मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो भी तो एक सोवेरन कंट्री है ना। किसी की हिम्मत क्यों नहीं होती कि वहां पर जाकर के किंग जोंग फोंग जो भी है उसे वहां से अपदस्थ कर दे? मैं मानता हूं कि वहां पर लोगों की आवाज को दबाई जाती है, वहां ऐसी ऐसी क्रूरताएं होती हैं जिन क्रूरताओं के लिए कोई पैमाना नहीं बना है। लेकिन मेरा कहना सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम डरते हैं, एक अच्छा चेहरा दिखाने के लिए खड़े हो जाते हैं। दिखाओ ना भाई, अच्छा चेहरा दिखाओ। ये सबसे अच्छा चेहरा है सनातन के पक्ष में खड़े होकर के गौरक्षा की बात करना और गौरक्षकों को सम्मान की दृष्टि से देखना और गौरक्षकों की श्रेणी में 100% हिंदू को ला करके खड़ा कर देना। इससे बढ़िया चेहरा क्या हो सकता है? लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक लिजलिजा, ढीला ढाला, बहुत गंदे तरीके से उदार होकर के दुनिया के सामने अपने डेमोक्रेटिक चेहरे को दिखाना, जिससे कि हमारी एक्सेप्टेबिलिटी हो, हमें देश विदेश में लोग महान कहें। कैसा महान? जैसा वो एक साबरमती के किनारे से आया हुआ गुंडा, उसके नाम के अंत में भी ग से ही शुरू होता है, नाम नहीं लेना चाहता हूं, उसी गुंडे की तरह अपनी छवि बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें हम अपने ही गौरक्षकों को गुंडा और बदमाश कह देते हैं। और फिर मुसलमान चाहे जो करे हम शांत रहते हैं। ऐसा नहीं चलना चाहिए, ऐसा चलेगा नहीं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। इसीलिए मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने, बहुत गंभीरता से इस बात को मैं बारंबार कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ ने इस बात की घोषणा कर दी है कि इस देश में अगला प्रधानमंत्री वही होगा जो गौरक्षा की बात करेगा, जो सनातन की बात करेगा, जो अपराधियों के साथ सख्ती से निपटने की बात नहीं करेगा, करके दिखा देगा। और इसी तरह से ये बात आगे जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।